Viewers, I, Dr. Asmat Ilahi, welcomes you in the channel of Physics in Focus. In this lecture, we will discuss what is wave function in quantum mechanics. Actual हम जानते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक। फिर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का पता है जो हम अर्ली क्लासेस में पढ़ लेते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके मुतालिक भी हमने पढ़ा। ये एटसेट्रा, ये सब एक्चुअल ओल्ड क्वांटम थ्योरी है। और ये थ्योरी ठीक है सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, लेकिन जिस वक्त हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, उस वक्त ये थ्योरी हमें ठीक रिजल्ट नहीं देती। इसके साथ ही वन थिंग मोर कि ये जो ओल्ड क्वांटम थ्योरी थी जिससे हमने ये फिनोमेना इनको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर एक कोहेरेंस नहीं थी। क्या मतलब? इसका मतलब कि इसमें कोई क्लियर गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं थे। हाँ, कुछ फिनोमेना जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इनको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई गई थी और वहाँ पे इसने अच्छे रिजल्ट दिए। लिहाजा एक बेहतर थ्योरी फिर हमारे सामने आती है और वो थ्योरी है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर भी बहरहाल ये एक परफेक्ट थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी it is based upon uncertainty. एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिस है या दो पिलर्स हैं इसके इम्पोर्टेंट। एक है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो पिलर्स हैं जिन पे क्वांटम मैकेनिक्स की बिल्डिंग मौजूद है। और इस हवाले से देखा जाए तो डेफिनेटली फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स न्यूटनियन मैकेनिक्स से मुख्तलिफ है। लेकिन हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ वेव फंक्शन, तो हम उस तरफ चलते हैं। हमें पता है कि एक लाइट वेव है और वो लाइट वेव इस फॉर्म में है। इस डायरेक्शन में लाइट चल रही है। अब ये एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। डेफिनेटली हम देखते हैं कि इंटेंसिटी मिनिमम है, फिर इंटेंसिटी बढ़ रही है। इस डायरेक्शन के अंदर हम देखते हैं कि ये इंटेंसिटी मैक्सिमम की तरफ जा रही है, या इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर कम हो रही है, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। इसका मतलब ये एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। अगर हम ये कहते हैं कि लाइट फोटॉन्स पे मुश्तमिल है, तो इसका मतलब यह है कि एक फोटॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस लाइट वेव की इंटेंसिटी के साथ चेंज हो रही है। जिस वक्त इस लाइट वेव की इंटेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के फोटॉन के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ेगी, और जिस वक्त लाइट वेव की इंटेंसिटी कम होगी, फोटॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी भी वो कम हो जाएगी। और ये सारा कुछ
स्पेस के अंदर एक ख़ास टाइम पे हो रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि इस लाइट वेव के अंदर फोटॉन मौजूद हैं और हम ये कहते हैं कि ज़्यादा क्लियरली कि एक फोटॉन बीम मौजूद है, तो जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ उस फोटॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी और हम उनको डॉट से शो करेंगे। डॉट की कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे फोटॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि फोटॉन वहाँ मौजूद है। फिर ये प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, यहाँ जाके फोटॉन प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ेगी और मैक्सिमम हो जाएगी। इसे फर्दर फिर फोटॉन की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि एक फोटॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये बात हमने की लाइट वेव के केस में। अब हम देखते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है और वो इलेक्ट्रॉन बीम इस फॉर्म में है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे डॉट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। डॉट की कंसंट्रेशन इस रीजन के अंदर ज़्यादा है, इस रीजन के अंदर ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। अब ये डी ब्रॉय ने बात की थी कि एक मूविंग पार्टिकल, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बीम है और एक इलेक्ट्रॉन बीम इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो हम कहते हैं कि डी ब्रॉय ने ये बात की कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव मौजूद है जिसको उसने मेट्रो वेव या हम डी ब्रॉय वेव या उसको पायलट वेव का नाम दे देते हैं। और वो मेट्रो वेव इस तरह होगी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वहाँ पे उस मेट्रो वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा एंड सो ऑन। तो उसको अगर हम शो करें कि उसके साथ जो मेट्रो वेव मौजूद है, जो हर मूविंग पार्टिकल के साथ है और जिसकी डी ब्रॉगली ने बात की थी, मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी एंड सो ऑन। ये हमारे पास मेट्रो वेव का केस है। जहाँ मेट्रो वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अब इस बिहेवियर की बात करने के लिए हाइजेनबर्ग ने एक मैकेनिक्स बनाई। हाइजेनबर्ग ने इस बिहेवियर को देखने के लिए मैट्रिक्स मैकेनिक्स बनाई। जबकि दूसरे केस में इसी बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एवन श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स बनाई। अब ये दोनों मैकेनिक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन श्रोडिंगर का जो काम था, जो उसने वेव मैकेनिक्स बनाई, ये काम ज़्यादा ऑब्वियस है फिनोमेना की फिजिकल इंटरप्रिटेशन के रेफरेंस से। लिहाजा हम इसी के रेफरेंस से वेव फंक्शन की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव मौजूद है और हम इसकी बात यूँ करते हैं कि ये मूविंग पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है। जिस तरीके से लाइट वेव की बात करते हैं,
ये लाइट वेव है, इसके साथ एक पार्टिकल मौजूद है फोटॉन। लाइट के केस में वेव पार्टिकल को गाइड करती है, लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं तो इस केस में पार्टिकल वेव को गाइड करता है। लाइट के केस में वेव पार्टिकल को गाइड करती है, और मूविंग पार्टिकल के साथ जब एक वेव मौजूद है तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे उस वेव, जिसको हमने मैटर वेव का नाम दिया है, एक मूविंग पार्टिकल के साथ जो एसोसिएटेड वेव है, उसकी वेवलेंथ को मेजर करना है। यह सवाल ये है कि कौन सी वो क्वांटिटी है जिसकी टाइम एंड स्पेस में चेंज से ये वेव बनती है। या हम अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज वेविंग इन एक्चुअल। अच्छा, मुख्तलिफ केसेस में हमें पता है, जैसे हम बात करते हैं, अगर स्ट्रिंग की बात करते हैं, वी नो ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यहाँ से हम प्लग करते हैं तो स्ट्रिंग में वेव डिस्टर्बेंस को एक ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, दैट्स फंक्शन ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x, या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस vt, अगर वेव टुवर्ड्स राइट प्रोपिगेट करती है या टुवर्ड्स लेफ्ट प्रोपिगेट करती है। यानी स्ट्रिंग के केस में जब वेव ट्रेवल करती है तो एक्चुअल क्या होता है, ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट को हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वेव डिस्टर्बेंस को हम ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y से रिप्रेजेंट करेंगे। साउंड वेव में क्या होता है, इन केस ऑफ साउंड वेव्स प्रेशर चेंज होता है। प्रेशर चेंज से हम देखते हैं कि साउंड वेव किस तरीके से एक मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। जिस वक्त हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक वेक्टर E ये चेंज होता है, और इस E के चेंज से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ट्रेवल करती है। मैटर वेव के केस में क्या है, तो मैटर के वेव के केस में जो चीज़ चेंज होती है उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन साई। फर्ज करें हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, या न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, या हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक कॉपर वायर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जो भी केस हो, अगर हम ये कहते हैं कि हमें वेव फंक्शन का पता है और वेव फंक्शन साई है जो एक पार्टिकल के साथ वेव के बिहेवियर को शो करता है, एक्चुअल ये पार्टिकल के बिहेवियर को शो करता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है, या इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, या एक कॉपर वायर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हमें इनके वेव फंक्शन का पता है, तो इसका मतलब है कि हमें पार्टिकल के बिहेवियर का पूरा पता है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आइंस्टाइन ने ये बात की, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इसके स्केयर से हम फोटॉन की एवरेज डेंसिटी की बात करते हैं। एवरेज डेंसिटी मीन फोटॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में फोटॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें ई स्केल से पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैटर वेव्स के केस में मैक्स बार ने बात की। उसने कहा कि हमारे पास जो वेव फंक्शन था साई, इसका साई स्केयर से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल पोजीशन का पता चलेगा। इस साई स्केयर को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी। और यहाँ से ये एक्चुअल क्या है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, जिससे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। बाकी साई, ये हमारे पास वेव फंक्शन है। इस साई की 3 प्रॉपर्टीज हैं, अब वो हम देखते हैं। फंक्शन साई की 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये अपने साथ इंटरफियर कर सकता है। इससे हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल जिस तरीके से हम वेव के डायफ्रैक्शन की बात करते हैं, हम पार्टिकल के डायफ्रैक्शन की बात भी करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमें इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने में हेल्प मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी वेव फंक्शन की ये है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है जहां पे पार्टिकल मौजूद है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि ये सिंगल वैल्यूड है। यानी ये सिंगल पार्टिकल के बिहेवियर की बात करता है, या ये सिंगल वैल्यूड है, यानी किसी भी पॉइंट पे इसकी सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे या तो मौजूद है या मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये डबल वैल्यूड नहीं है। अगर डबल वैल्यूड है तो इससे किसी पार्टिकल के वहाँ पे मौजूद होने की 2 प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, यानी एक पार्टिकल एक ही वक्त में 2 जगह पे मौजूद है, जो मीनिंगलेस है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ थी वेव फंक्शन की, और ये डिस्कशन थी अबाउट वेव फंक्शन। गुड बाय।